बड़े दमखम और वादों के साथ में आई, वहां आते ही काउ स्लॉटरिंग पर, गौ हत्या पर 3 नौजवानों के ऊपर एनएसए ठोक दी गई। तो ये मुल्क की कानून व्यवस्था है और जो सरकार की एक नीति है उसके ऊपर कई तरह के सवाल न सिर्फ मोदी की हुकूमत के ऊपर बल्कि कांग्रेस पर भी खड़े करती है। इन तमाम पहलुओं पर और साथ ही साथ जो इस वक्त पॉलिटिकली गेम्स चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, बदल के रख दी है पूरी परिभाषा सियासत की, उन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान लाइव पर आपका स्वागत है। जी जब ये जो एक माहौल क्रिएट किया गया इस तमाम को लेकर के, सबसे पहले तो आज आपने कंडेम किया है पूरे नेशनल मीडिया को। आपने कहा है कि लोग अब टीवी देखना छोड़ दें, क्योंकि जिस तरीके से टीवी ऑन करते ही पॉलिटिकल खेल शुरू हो जाता है तो उसको लोगों को देखने का दिल नहीं करता। उसको लेकर के आपने किस नज़रिए से बयान दिया है? देखिए, जब इस देश के जो ज़रूरी मुद्दे उन पर बात नहीं होगी, जो इस देश की मौजूदा हालात उस पर बात नहीं होगी और सिर्फ चैनल पर बिठा के कुछ लोगों को डिबेट करा के मुद्दों से हटाया जाएगा, धार्मिक मुद्दे दिखा के इस देश को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, तो हमें कहना पड़ेगा कि अब उस मीडिया की ज़रूरत हमें नहीं रही। दूसरी बात, मीडिया का जो चलचित्र आज के समय में हो गया है कि किसी की छवि को ख़राब करना। मैंने खुद भुगतभोगी हूँ कि मैंने एक बयान दिया कि हम भारत को बंद करना जानते तो भारत को चलाना भी जानते। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन कुछ मीडिया के चैनलों ने उसको कहा कि हम भारत को जलाना का काम करने वाले हैं। तो हम इस देश के रखवाले हैं, हम इस देश के शासक लोग हैं, इस देश के रहने वाले लोग हैं। प्रथम रखते भारतीय, तो हम इस देश को जलाएंगे, इस देश को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो बहुजन समाज है वो तैयार हो रहा है इस देश में शासन के लिए। तो आपने जो सबसे बड़ी नाराज़गी जताई है मीडिया के लिए, वो सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर है या कुछ ऐसी बात है जिसको आपको लगता है कि जहां बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जहां भेदभाव हो रहा है, या सिर्फ एक ही सियासी जमात को उसके ऊपर सुपर्ब अलमिया कहा जा रहा है कि हाथ में आ गया? बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जाती हैं, उनको नहीं दिखाया जाता, ये सबसे बड़ा इशू है। तो इसका मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लोकतंत्र की आवाज़ का गला घोट दे रहा है। दूसरा, आज खबरें छिपाने के भी पैसे मिल रहे हैं, खबरें रोकने के भी पैसे मिल रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। और बड़ी गजब की बात है कि मीडिया के जो लोग हैं, जो एंकर हैं, वो करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। सोचने का विषय है कि ये सब चीज पीछे कहाँ से चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है। सरकार को जहाँ सरकार से सवाल करना चाहिए, वहाँ सरकार के विरोध में विपक्ष से सवाल होता है। जो संविधान की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, इस देश की रखवाली की बात, उनसे सवाल होता है। तो समझिए चोरी चल रही है, तो हम चोरों के खिलाफ हैं। जो चोरी करेगा, जो न्यायिक परिभाषा को बदल देगा, हम उसके खिलाफ करें। आपका अगला एजेंडा क्या है? जिस तरीके से एक आपके साथ आर्मी, मैं कहूँगा कि तैयार वाकई हो चुकी और भीम आर्मी है, तो आपको सपोर्ट किस किस से मिल रही है और आपकी क्या हैं अपेक्षाएं उन तमाम लोगों से और कुछ ऐसे सियासी दलों से जो आपके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं? देखिए, सियासी दलों पे तो मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस देश का जो बहुजन समाज है, जो इस देश का दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज है, जिसका ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, जो इस देश के किसान हैं, नौजवान हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो तैयार हो जाए, वो इंतजार ना करें। ये सियासत आपको कुछ देने वाले नहीं, आपको खुद आके लेना पड़ेगा, हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो मैं बहुजन समाज को जगा रहा हूँ। मैंने ये भी वादा किया कि अब हम किसी अपने दलित, पिछड़े, मुस्लिम भाई को मरने नहीं देंगे। और आज आपने जिस घटना का जिक्र किया, आपने कहा कि 3 लड़कों पे गौ हत्या के नाम पे जो है राशुका लगा दी गई है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर गाय का जीवन इंसान से प्यारा है तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? क्यों खेल हो रहा है? एक तरफ बीफ कंपनी को चंदा दिया जाता है, दूसरा एक मुसलमान को बिना चेक किए कि मीट गाय का है नहीं मार दिया जाता है। तो इस देश में जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, इस डर का माहौल बनाने वाली सरकार को, जो संवैधानिक कुर्सियों का दुरुपयोग कर रही है, इस सरकार को बदल देने के लिए मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। सरकार को बदल के एक अच्छी सरकार बनाए जिसमें सब लोगों की बात रखी जाए। आज जिस तरीके का माहौल है, एनएसए आप पर भी लगाई गई थी, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मकसद तो दुनिया में इसी बात को जाना जाता है कि राष्ट्र को इससे खतरा है। तो जिन्होंने गौ हत्या की या भीम आर्मी के अगर संस्थापक खड़े हुए तो उनको एनएसए जैसी धाराओं के तहत बुक किया जाता है, तो कहां पर आज देखते हैं कि राष्ट्र कहां पहुंचा? राष्ट्र को खतरा नहीं एनएसए, आज है सत्ता को खतरा। आज सत्ता को खतरा है एनएसए, राष्ट्र को खतरा नहीं। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, डरा के लोगों को दबाया जा रहा है कि वो अपनी आवाज को दबा। देखिए, अम्बेडकरवादी बाबा साहब के अनुयायी डरने और दबने वाले नहीं है। जो दबाने का काम करेगा उसकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि एनएसए सरकार के पास वो ब्रह्मास्त्र है कि जब वो किसी को रोकना चाहे, जब वो किसी को दबाना चाहे, जब वो किसी की बात को लोगों के बीच में ना आने देना चाहते तो लगा देते हैं। फिर प्रयास करते हैं कि इनके जातिवादी जज भी न्याय में डिले करते हैं।
तो इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। मुझे तो अब भी ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह पिछले 3-4 दिनों में मीडिया ने मेरे खिलाफ सब चीज़ चलाई, तो मुझे लग रहा है सरकार के इशारे पे सब चीज़ चल रही है कि दोबारा पे चंद्रशेखर को NS से लाकर रोका जाए, क्योंकि ये डर रहे हैं भीम आर्मी की बढ़ती ताकत से, भीम आर्मी के बढ़ते सपोर्ट से। जिस तरह से मुसलमान भाई हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से OBC भाई हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से देश के ट्रांसजेंडर हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, तो उससे ये लोग डर रहे हैं। ये इनको लगता है कि इन लोगों को डरा के रखा जाए, भीम आर्मी के होते हम अपने लोगों को डरने नहीं देंगे। तो जब पहले कामयाबी इन्हें नहीं मिली थी, तो अब आगे क्या सोचते हैं कि इस वक्त कामयाबी मिलेगी, और क्या रुख आप अपने नजरिए से कहना चाहेंगे 2019 का तय होने जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी मैसेज मैं लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूँ। कामयाबी तो इनको इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अब भीम आर्मी काम कर रही है, बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। लेकिन देखिए, इन्होंने सारी चीजें यूज कर ली, अब इनके पास एक मुद्दा बचा है। इन्होंने सब चीज कर ली, जल्दबाजी में बहुत सारे निर्णय ले लिए, 10% आरक्षण से लेकर सब चीजें। लेकिन आज अगर इनके पास एक मुद्दा बचा जिस पे काम करेंगे, तो वो दंगा है। ये देश में दंगा कराएंगे, ये लोगों को तोड़ने का काम करेंगे, सांप्रदायिक हिंसा कराएंगे, दलित मुस्लिम लड़ाएंगे, मुस्लिम OBC लड़ाएंगे, दलित OBC लड़ाएंगे। लेकिन हम भीम, ये जाति धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, हम भीम आर्मी से जोड़ेंगे, बहुजन समाज को टूटने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं गाँव जाकर लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि अब जो समय है, सियासत का समय नहीं है। आज संविधान को खतरा है, हमारे वजूद खतरा है, तो अपने वजूद को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर संविधान विरोधियों को सबक सिखाना पड़ेगा और वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। वोट वो ताकत है जिससे 5 साल का, अगले आने वाले 5 साल का, अपनी नस्लों का, अपनी पीढ़ियों का जीवन तय करते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। अब हम सिर्फ पिटने के लिए इस देश में नहीं है, अब इस देश में हमें हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए बहुजन समाज के लोग इस बार बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मनुवादी सरकार, राष्ट्र विरोधी सरकार, संघ की जो नीति है उससे चलने वाली सरकार को बदल देंगे। चंद्रशेखर जी, एक चीज़ बहुत जाननी आपसे ज़रूरी है और लोग भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जब से ये सरकार आई है, मोदी और अमित शाह का जब से लोगों ने अब तक तांडव चलते हुए देखा, तो सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े हुए और मुसलमान टारगेट हुए। न जाने अब तक कितने ही दंगे हो चुके, सांप्रदायिक दंगों की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव पर लोग न जाने कितने अब तक मार दिए जा चुके हैं। ये जो आपने कहा कि एजेंडा इसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुका है? वो दलित वर्ग जो सबसे ज़्यादा शोषित हुए इन लोगों के जरिए, वो अब समझ चुके हैं, और क्या मुसलमान भी अब इस चीज़ को समझ करके आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? देखिए, मेरे साथ जो एक आबादी खड़ी है, उसमें अगर आप नाम जानने का, तस्दीक करने का काम करेंगे, तो आपको पता लगेगा बहुसंख्यक मुस्लिम भाई खड़े हुए, और इसलिए खड़े हुए हैं कि उनको पता है मैं ईमानदार से वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जो लड़नी चाहिए थी देश में। मैं कोई नेता नहीं, एक आम आदमी, एक कार्यकर्ता की तरह लड़ाई लड़ रहा हूँ, भाईचारा बना रहा हूँ। दूसरी बात, इस देश के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देश उनका है। इस देश के OBC को डरने की जरूरत नहीं है, देश उनका है। इस देश के दलित को डरने की जरूरत नहीं है, देश उनका है। तो जो सियासत ये लोग कर रहे हैं, इस सियासत को भी सबक सिखाया जाएगा। लेकिन अभी एक भाईचारा बनाने की जरूरत है, एक कामयाब परिवार बनाने की जरूरत है, एक सोशल मूवमेंट बनाने की जरूरत है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय इस देश के बहुजनों का होगा, उसके लिए ईमानदार से हम लोग काम करेंगे, हिस्सेदारी देंगे। और ये ताकत जो हम लोग बना रहे हैं, ये देश को मजबूत करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम प्रथम और अंत्य भारतीय, इस देश के मालिक हम लोग हैं, इस देश को चलाना हम। आपने एक नारा दिया कि टीवी नहीं कंप्यूटर चाहिए, वो किस नजरिए से दिया है? देखिए, टीवी से भला होने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये न्यू जनरेशन है, पूरा देश आगे निकल रहा है, पूरी दुनिया आगे निकल रही है, हमारे लोग सोए में पड़े हुए हैं। जो जरूरी बेसिक जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें भाईचारे की जरूरत है, हमें अच्छे प्रबुद्ध भारत की जरूरत है, हमें योग्यता तो है हमारे पास, लेकिन नौकरियां नहीं है, तो हमें नौकरियों में जाने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने तय किया कि हम बहुजन समाज के लोगों को मजबूत करेंगे और अपने मुस्लिम भाइयों को भी मॉडर्न एजुकेशन एक्सेप्ट करने की सलाह देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। अपने दलित बच्चों को भी, अपने OBC बच्चों को भी साथ खड़े होकर पढ़ाएंगे, अच्छी मॉडर्न पाठशालाएं बनाएंगे और मजबूती से इस देश में भागीदारी, इस देश की जरूरत को समझाएंगे, क्या इस देश को जरूरत है। आज हमें रोजगार चाहिए, हम उनके मुद्दों में नहीं आने वाले, ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसमें नहीं आने वाले। अब हम दलित मुस्लिम आपस में नहीं लड़ने वाले। 2014 से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि दलित मुस्लिम झगड़े हो, हमने आज तक दलित मुस्लिम झगड़े नहीं होंगे, और आने वाले समय में भी मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि एक भी दलित मुस्लिम दंगा हम लोग नहीं होने देंगे। सियासत ये लोग करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों की रखवाली करेंगे, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। जो मारने का काम करे उसकी भी तबियत ठीक करेंगे, उसको पीटने का भी काम करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं हिंसा खिलाफ, लेकिन सेल्फ डिफेंस की आजादी देता है। अगर मेरे लोग कोई पीटेगा तो मैं भी पीटूंगा, और इतना पीटूंगा कि जब तक उसे ये ना पता लग जाए कि देश संविधान से चलेगा। और स्पष्ट है, अब ये देश संविधान चलेगा, नागपुर की नीति से नहीं चलेगा। और हम देशभक्त हैं नहीं है, इस देश के मुसलमान देशभक्त हैं नहीं है, इस देश के OBC देशभक्त हैं, इस देश के आदिवासी देशभक्त हैं या नहीं है, इसके लिए हमें भाजपा और संघ से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा है, हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या है, और हमने पहले भी कुर्बानी दी, आगे भी कुर्बानी देंगे, देश को बचाएंगे, देश के पैसे को लोगों को लूट नहीं देंगे। आपने एक बयान और दिया था और उसमें बाकायदा कहा था कि मंदिर से नहीं, स्कूलों से
शिक्षा जो है बच्चों को दी जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो शिक्षा की प्रणाली है जिस तरीके से लेकर के नौजवान बच्चों को हाथ में शस्त्र तक दिया जा रहा है कि किसी तरीके से वो ट्रेनिंग करें उस तरीके की कि वो वायलेंट हो जाएं, ऐसे खासतौर से दलितों से, मुसलमान बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका भला जो है किताबों से होगा, हथियारों से नहीं होगा। और आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं, वो समय नहीं आया कि हथियार उठाने पड़ जाए। समय है अपनी जिम्मेदारी को समझने का। मजबूती से शिक्षा लीजिए और इस देश के सिस्टम में भागीदारी कीजिए, अपने लोगों की मदद कीजिए, उनके लिए लड़िए, उनको विश्वास दिलाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिनके होते आपको न्याय मिलेगा, आपके अधिकार को नहीं छीना जाएगा, जिनके होते हुए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जिनके होते हुए सुन्नत रखने पे लोगों को नहीं मारा जाएगा, जिनके होते हुए इस देश में सिर्फ टोपी लगाने पे ये नहीं कहा जाएगा कि ये लोग आतंकवादी हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो करने वाले लोग हैं, अभी हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले बैठे। तो क्या जिस दिन हम लोग उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी ले लेंगे तो इस देश का इतिहास बदल देंगे। बहुजनों को शासक बनाने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अभी तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो जागरूक हो जाए। तो क्या मैं भीम आर्मी के संस्थापक से इस बात की भी उम्मीद कर सकता हूं, और आप तमाम लोगों के माध्यम से क्या उसी बात को कहलवाना चाहूँगा जो एक बार आपके सामने, आपके ही इंटर कॉलेज में वो मामला सामने आया कि एक मुसलमान बच्चा दाढ़ी रख करके जमात से अगर पहुँच जाता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। आगे से अगर ऐसी चीज़ आप रिपीट होते हुए देखेंगे तब उसका क्या स्टेप अप करिएगा? पहली बात तो ऐसी चीज रिपीट होने ही नहीं देंगे। वो समय चला गया। अब एक भीम आर्मी एक बड़ा परिवार है, लोगों में उसका खौफ है और हमें अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं भीम आर्मी बंद करो, भीम आर्मी मुर्दाबाद। हमारे दिल को खुशी होती है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात, अगर ऐसी घटना दोबारा होगी तो करने वाले की सही जगह जेल उसको जाना पड़ेगा। इस देश में धार्मिक आजादी है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर उसको कोई तोड़ने काम करेगा, उसको छीनने काम करेगा, तो उसकी सही जगह भेजने का काम भीम आर्मी करेगी। हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों के पूरे साथ खड़े हैं, डंडे झंडे में खड़े हैं। उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। देश उनका है, ईमानदार से अपनी जिम्मेदारी अदा करे, देश में भागीदारी अदा करे। सर, लेकिन अभिव्यक्ति तो छीनती हुई नजर आ रही है, हर आदमी डर रहा है। इस्लाम से टाइटल देता है चौकीदार चोर है, उसको आपने भी एक्सेप्ट किया है, तो क्या वो वाकई चौकीदार चोर है? जिस चीज को चौकीदार चोर है, और चौकीदार वो इतना झूठा आदमी है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला कि जो इतना झूठा है, जो झूठ पे झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके झूठ को सच साबित करता है। इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती है। आपको समझना चाहिए, सूरत में प्रधानमंत्री जी का अभी का बयान है कि इस देश में पहले भी बलात्कार होते हैं, लेकिन अब 3 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने फांसी होती है। मैं उस वर्ग से आता हूँ, बहुजन वर्ग से, जहाँ 40 दिन में भी रेप पीड़िता की FIR नहीं लिखी जाती। अगर कुछ लोग आगे हल्ला करते हैं तब जाके FIR लिखी जाती है, फिर भी अरेस्टिंग नहीं होती। तो कहाँ का न्याय मिल रहा है? दूसरी बात, बार बार मोदी जी चिल्लाते थे पैसा ऐसे नहीं कमजोर होता है, रुपए की कीमत ऐसे नहीं गिरती है, चोरी चल रही है। आज इतनी कीमत बढ़ी है रुपए की, तो आप कितने बड़े चोर हैं? अगर आप राफेल की डील को जिसको जानकारी नहीं उसको देते हैं, तो आप इसका मतलब चोरी कर रहे हैं, दलाली आप कर रहे हैं। इस देश को घाटे में आप लेके जा रहे हैं। गुजरात के ठग इस देश को से पैसा लेके भाग जाते हैं, तक आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप इस देश की मुद्रा कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप महंगाई भ्रष्टाचार की बात करते थे, आपकी सरकार में महंगाई चरम सीमा पे गई। आपकी सरकार में पेट्रोल के दाम चरम से, कुछ पूंजीपति लोगों को बढ़ाने के लिए आपने देश की निष्ठा को, सबसे ज्यादा चरम देश की निष्ठा को जमीन पे रख दिया। आपने गैस सिलेंडर के दामों को इतना ऊपर ले गए। पहले तो आप आधे अर्धनग्न हो के वो करते थे, प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ गए? तो आप झूठे लोग हैं, झूठे मक्कार लोगों को हमें जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे, क्योंकि आपकी सरकारी दंगों पर निर्धारित है, तो आप दंगे कराते हैं। अब ये दंगे नहीं होने दिए जाएंगे। मैं ममता बहन का भी स्वागत करता हूँ। राजनीतिक रूप से भले हम लोग दूर हों, हमारी विचारधारा शायद ना मिलती हो, लेकिन आपने मोदी को सबक सिखाने का काम किया। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपने तोते को जेल में बंद कर दिया। अच्छा लगा मुझे पूरे देश में कि CBI तोता जो है वो बंद था। तो सरकार ताकतवर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल चाहता ऐसी सरकारें बने जो ऐसे तानाशाह लोग सबक सिखा सके। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। साथियों, चंद्रशेखर हैं और सभी जानते हैं, वाकफियत सबको होगी, और जिस प्रांत से आते हैं उत्तर प्रदेश के, उसको आज उत्तम प्रदेश का नारा योगी जी ने दिया। इन वर्ड्स पे क्या कहेंगे? उत्तम प्रदेश नहीं है, क्या बन गया आज वो? ये उत्तम प्रदेश नहीं, ये तो डर और भय का ऐसा घर बन गया है जहां आदमी घर से निकलने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। उसको ये भी नहीं पता, उसके बच्चों को नहीं पता कि उनका बाप, उनका भाई, उनका बेटा वापस आएगा नहीं सुबह जाने के बाद। लेकिन दिल्ली की चाबी यूपी से होके जाती है। तो हम बार बार बता रहे, आज भी सुन लीजिए, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप प्रयास करेंगे संवैधानिक कुर्सियों का दुरुपयोग करने का 2019 में, तो वो भी हम करने नहीं देंगे। हम बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी करे रखे हैं। आप लोग
जाति धर्म के नाम पर तोड़ो, हम बीमार में जोड़ के समाज को मजबूत करेंगे और गुमराह नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात जय करने भीम। के लिए। तो ये जो ख्यालात इस वक्त रखे हैं वो वाकई दिल की आवाज़ है चंद्रशेखर आज़ाद की। जिस तरीके से जो सरकार नरेंद्र मोदी की इस वक्त चल रही है, वो पूरी तानाशाही